Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert. Welcome on MBibe. So here we are with class 10 lecture number 13. This is the last session for this particular chapter. हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे चैप्टर को 13 पार्ट्स में 13 पार्ट्स में एकदम डिटेल में पढ़ा है. वी स्टार्टेड विद वेरी बेसिक्स. हमने चालू किया कि चार्ज क्या होता है. फिर आज हम आ चुके हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे, जहाँ पे हम करेंगे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका आप कितना बिल पे करते हो, कैसे कैलकुलेट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे. तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी. आई होप कि आपके लिए भी ये बहुत अमेजिंग जर्नी रही है पूरे चैप्टर को सीखने की. तो चलिए लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक. आज हम सीखने वाले कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं हीट कितनी यूज हुई है, हीट कितनी डिसिपेट हुई है, और दूसरा कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी हमें आती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है हर एक चीज. ठीक है, लेट्स बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन. मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट. इट्स बीन मोर देन 7 years आई एम टीचिंग फिजिक्स एंड नाउ माय जॉब हियर इज टू मेक फिजिक्स इजियर फॉर यू. तो हम आगे चालू करें उसके पहले आप कभी भी पढ़ाई में कहीं पे भी अटको ना बेटा. हमारा MBibe ऐप आपके लिए हमेशा 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 हाजिर है. आपको जस्ट गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पे जाना है, वहां पे MBibe टाइप करना है और आपके सामने हमारा खूबसूरत सा ऐप आ जाएगा. अंदर जाइए, लॉग इन करिए. आपको जो भी बुक चाहिए, जो भी सब्जेक्ट की जो भी चैप्टर चाहिए, सब यहाँ पे मिलेगा. यू हैव बिग बुक. आप मार्केट में जो भी 50 बुक खरीदते हो ना, उनका एक बुक आपको आपके पॉकेट में रहेगा. ऐसे वर्जन में हमने बना के इस ऐप के अंदर रखा है. तो आप अभी उस बिग बुक का एडवांटेज लीजिए और जितनी आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी आपको टेस्ट अटेम्प्ट करनी है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये सब डिजाइन करके देगा. सो वेट मत करो, अभी ही डाउनलोड करो, है कि नहीं. और हमारे सारे के सारे ऐसे अमेजिंग सेशंस के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. लिंक इज हियर t.me/MBibe CBSE K10 या QR कोड स्कैन करिए. अदरवाइज लिंक इज सिंपली गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या तो कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी. तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो. वहाँ पे सारे क्विजेस भी आते हैं, आपको हमारे सारे सेशन के अपडेट मिलते हैं, CBSE के इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे मिलते हैं. तो आपकी पढ़ाई कभी रुकेगी नहीं, है ना. जल्दी से जल्दी आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे. चलो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक, जहां पे हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर से कैलकुलेशन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये तीन चीजों को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे. हीट को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करने आ गई तो हमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करने भी आ जाएगी, है ना. इस पर्टिकुलर चैप्टर की जर्नी हमारे लिए बहुत अच्छी रही है. हमने एकदम बेसिक से चालू किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे बना, वो चार्ज कैसे फ्लो करते हैं और उनमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, कौन सा डिवाइस उसको मेजर करता है. देन वी स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या, इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका यूनिट क्या है, कौन सा डिवाइस ये मेजर करता है. देन वी स्टडीड अबाउट सर्किट डायग्राम्स. हमने बहुत अलग अलग टाइप के सिंबल्स पढ़े. हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कैसे सिंपल कर सकते हैं उसके बारे में जाना. हमने पढ़ा रजिस्टर क्या है, रियोस्टेट क्या है, हमने पढ़ा एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, ये सारी चीजें. देन वी गो फॉर ओम्स लॉ. हमने उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ा, जिसमें ओम्स लॉ के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया. वोल्टेज और करंट का रिलेशन हमने देखा और उसमें एक नई टर्म आ गई थी विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे, एरिया पे, मटीरियल पे, और क्या क्या हमने नहीं जाना. हर एक चीज हमने उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन की. देन वी कनेक्टेड रेजिस्टेंस ऑफ देन वी कनेक्टेड रेजिस्टर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन. जैसे हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ा कि हमने उसको सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया. देन वी फाउंड इक्विवेलेंट और टोटल और ऐसा बोल सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करने का देखा. दिस वाज माय फेवरेट पार्ट. आपका इनमें से कौन सा फेवरेट पार्ट था बताइए अभी. एनी चॉइस. चलिए, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पिछले सेशन में पिछले सेशन में स्टार्ट किया. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेल में हमने देखा था कि कैसे हम हीटिंग को काफ़ी जगह पे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम हीटिंग इफेक्ट को काफ़ी जगह अच्छे काम के लिए यूज़ भी कर सकते हैं. कई जगह पे हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो अनडिज़ायरेबल होता है, कई जगह पे हीटिंग इफेक्ट डिज़ायरेबल होता है. हमें उसको कौन से एप्लीकेशन में यूज़ करना है वो सब हमने जाना. फिर हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पावर के बारे में सीखा कि ये इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली होता क्या है. फिर हमने पावर के अलग अलग फॉर्मूले भी देखे. तो आज के इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक पावर के अंदर ही, इसी टॉपिक के अंदर हम ये दो कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि हम हीट कैलकुलेट करना सीखेंगे और हम देखेंगे कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की. आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो उसकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. आपके घर पे हर महीने जो बिल आता है ना,
जिसको आप लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलते हो, उसमें कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया कि आपका बिल इतना बनेगा, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। थोड़ा सा छोटा सा रिकैप कर लेंगे ना तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो हमने देखा था कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है, जब भी करंट फ्लो करता है, वेन एवर करंट फ्लोज, तो हीटिंग इफेक्ट तो होने वाला है। कई जगह हीटिंग इफेक्ट डिजायरेबल है, जैसे आयन गर्म नहीं होगी तो कपड़ों को आयन कैसे करोगे। कई जगह पे हीटिंग इफेक्ट जो है अनडिजायरेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का कोई भी काम नहीं है। टीवी पीछे से गर्म हो जाता है, क्या काम का टीवी को गर्म करके, है कि नहीं। रेफ्रिजरेटर पीछे से गर्म हो जाता है, क्या रेफ्रिजरेटर को गर्म करके क्या ही करोगे, उसमें तो चीज़ें ठंडी करने के लिए डालता है। तो कई जगह पे ये चीज़ें काम की होती है, कई जगह पे काम की नहीं होती है। तो ये हीटिंग तो हमेशा रहने ही वाला है। वी कैन मिनिमाइज इट, हम उसको जीरो नहीं कर सकते। क्यों उसको जीरो नहीं कर सकते? क्योंकि वो मटेरियल के अंदर होता है, अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते रहता है, और उनके कोलिजन की वजह से, वो अपोजिशन या फ्रिक्शन बोलो, उनकी वजह से हीट लॉस होता है। ठीक है, और उसी के हमने काफी सारे एप्लीकेशन भी देखे हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली द फिनोमिना ऑफ हीट डिसिपेशन, है ना, ड्यू टू रेजिस्टेंस इन करंट कैरिंग कंडक्टर। रेजिस्टेंस के अंदर जब भी करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन के जो कोलिजन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और उसी वजह से वो रेजिस्टर हीट अप हो जाता है। समझ में आ गया? ऐसे हम काफी मटेरियल ऐसे भी ले लेते जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ताकि वो जल्दी से हीट अप हो जाए और हम उसकी हीट को कहीं और यूज कर पाए। जैसे इलेक्ट्रिक कैटल हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, है कि नहीं, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली फिनोमिना ऑफ हीट डेसिपेशन, हीट बनना या हीट निकलना उस पर्टिकुलर मटेरियल से, ऑफ ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही इनमें से करंट फ्लो करता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एज वी पास करंट थ्रू देम, हम ये बल्ब के अंदर एक फिलामेंट रखे थे, याद करिए उस फिलामेंट के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कम ऑन प्लीज टेल मी व्हाट वाज द नेम ऑफ इट। ये फिलामेंट के अंदर हमने कौन सा मटेरियल यूज किया है? हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है टंगस्टन। वेरी नाइस। तो टंगस्टन का ये मटेरियल है। कैन यू सी दिस फिलामेंट? आप यहाँ पे ये फिलामेंट को देखिए, ये रहा, है ना, यहाँ पे फिलामेंट है हमारे पास। तो ये फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना हुआ, उसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इट गेट्स इजीली हीट अप, और वो हीट अप होने के बाद वो लाल एकदम रेड हॉट हो जाता है, फिर वो लाइट फेंकने लगता है। तो ये मटेरियल के अंदर जब भी करंट पास हुआ तो वो हीट अप हो गया, एंड दिस सिंपल फिनोमिना इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया? नाउ हमने यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट को काफ़ी अच्छे अच्छे काम के लिए भी यूज़ किया हुआ है। जैसे ये पहले हम कोल डाल डाल के ट्रेन चलाते थे। आप देखो, आपने भी देखा होगा काफ़ी सारे मूवी में, वन ऑफ द फेमस मूवी आपने देखा होगा कि यहाँ पे ट्रेन के अंदर आप कोयला डालते थे, कोयले से वो इंजन जलता था और ट्रेन, इतनी बड़ी ट्रेन आगे चलती थी। और उसी को हम सिंपल टर्म्स में यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में देखें तो जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी रजिस्टर में से, तो उसमें हीट डिसिपेट होती है। अब ये हीट जो डिसिपेट होती है एक्चुअली वो एनर्जी का ही तो फॉर्म है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हीट एनर्जी का फॉर्म है तो एनर्जी को कैलकुलेट करने में आ गया तो हम हीट को भी कैलकुलेट कर लेंगे ना। यस, तो चलिए एनर्जी को कैलकुलेट करने की बात करते हैं। तो एनर्जी जो होती है वो हमें सिंपल टर्म्स में बताती है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा आप काम कर पाओगे। जितना ज्यादा यहाँ पे आप कोयला डालोगे उतनी ज्यादा हीट निकलेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतनी ज्यादा ट्रेन आगे चल पाएगी, उतनी ज्यादा ट्रेन फास्ट हो पाएगी, है ना, वो ज्यादा काम कर पाएगी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो वर्क बोलो, हीट बोलो, एनर्जी बोलो, ऑल आर द सेम थिंग, दे आर सेम थिंग ऑफ, एक ही चीज है वो, दे आर द सेम थिंग, दे आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम थिंग। समझ में आ गया? ये अलग अलग फॉर्म है एक ही चीज के। पर ये बात है कि ये एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करे, ये वर्क जो कर रहा है एनर्जी उसको कैलकुलेट कैसे करे। तो हम ऑलरेडी पावर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो पावर के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसके पहले हमने वोल्टेज का फॉर्मूला देखा था। वोल्टेज इज व्हाट, पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, है कि नहीं, वर्क डन टू मूव अ चार्ज। अभी हम क्यों ना W को इधर रखे, Q को इस साइड शिफ्ट कर दे, तो V इंटू क्यू विल बिकम W, राइट। देखिए इस पर्टिकुलर चीज से मैंने ये कैसे डिराइव किया, Q को सिर्फ उधर ले लिया तो V इंटू क्यू बिकम्स व्हाट, W, एज सिंपल एज दैट। अभी आपको अगर मैं ऐसा कहूं कि ये वर्क डन ही तो एनर्जी का फॉर्म है, यस इट इज करेक्ट, है कि नहीं, ये भी करेक्ट है। दूसरे भी कई तरीके हैं,
जैसे हम क्या कर सकते हैं, पावर का फॉर्मूला ले लो, पावर का फॉर्मूला ले लो, वर्क डन अपॉन टाइम कर दो। वर्क डन अपॉन टाइम हमने अभी अभी देखा कि वर्क डन इज v इंटू क्यू और टाइम इज t। अच्छा, q अपॉन टी क्या होता है? कम ऑन प्लीज टेल मी, q अपॉन टी क्या है? q अपॉन टी इज करंट, है ना। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। q अपॉन टी को हम क्या बुलाते हैं? करंट बुलाते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो v यहां पे q अपॉन टी को I बोल दो। सो हमारा पावर का फॉर्मूला सिंपल टर्म्स में क्या बन जाएगा? कम ऑन, क्या बन जाएगा? v इंटू आई। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला हो गया। ये है पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। पावर क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम। अभी मुझे बताइए वर्क डन कहां से लाया है? तो वर्क डन हमने लाया था, यस कम ऑन प्लीज टेल मी, वोल्टेज इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमने क्या किया? चार्ज को उधर ले लिया, तो व्हाट वी गॉट इज w विच इज इक्वल टू v इंटू क्यू। फिर ये w को हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, सो v इंटू क्यू अपॉन टी। ये q अपॉन टी एक्चुअली में क्या है? टाइम। q अपॉन टी क्या है बेटा? करंट है। तो v का v और q अपॉन टी इज व्हाट? करंट, नॉट टाइम। तो हमें पता है कि ये q अपॉन टी इज व्हाट? करंट। तो v इंटू आई हो गया ना पावर का फॉर्मूला, v इंटू आई, एज सिंपल एज दैट। तो ये रहा हमारा पावर का फॉर्मूला, है कि नहीं। तो हम ये जो बात करते हैं कि एनर्जी पावर के फॉर्मूले में वर्क डन अपॉन टाइम है ही। ये टाइम को अगर उधर ले लोगे तो क्या दिखेगा आपको? टाइम उधर ले लो तो पावर इंटू टाइम इज एक्चुअली इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इज व्हाट? पावर इंटू टाइम, सिंपल एज दैट। तो एनर्जी का फॉर्मूला आज से आपको याद रखना है, इट इज व्हाट? पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इज पावर ऑफ दैट सोर्स इंटू टाइम फॉर दैट सोर्स इज सोर्स। जो सोर्स है वो ऑन है, उसी को हम बुलाते हैं एनर्जी। दैट सोर्स इज ऑन, तो हम उसको बुलाएंगे वो उतना एनर्जी रिलीज कर रहा है। समझ में आ गया? तो एनर्जी इज सिंपली पावर इंटू टाइम, याद रहेगा। तो हीट भी तो वही है ना, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। समझ में आ गया? वो जो भी चीज हमने बात की, हीट बोलो, वर्क बोलो, एनर्जी बोलो, सब एक ही तो चीज है। तो हम यहाँ पे हीट का फॉर्मूला भी लिख लेंगे, पावर इंटू टाइम, एंड नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ पावर। कम ऑन प्लीज टेल मी, पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला इज v इंटू आई। तो पावर की जगह v इंटू आई रख दिया, ये t की जगह t रख दिया, v आई टी, है ना, सिंपल। तो हमारा ये फॉर्मूला फाइनली एक रेडी हो चुका है कि हीट का फॉर्मूला इज पावर इंटू टाइम, और पावर का फॉर्मूला इज व्हाट? करंट इंटू वोल्टेज, या वोल्टेज इंटू करंट, और ये टाइम का टाइम। तो हीट का एक फॉर्मूला रेडी हो गया हमारे पास, विच इज वी आई टी। V is voltage, I is current, T is time. Now let's go ahead और एक इससे भी बेटर वाला फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो हमें एक्चुअली में प्रैक्टिकल यूजेस में काम आएगा। देखो, तो ओहम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? IR होता है। जब V इज इक्वल टू IR होता है तो क्यों ना हम ये V को V की जगह रख दे। तो H इज इक्वल टू, ये बॉक्स में खाली रख रहा हूं V वाला, ये I का I रखूंगा और ये T का T रखूंगा। मुझे बताइए V की जगह V, तो V की जगह IR लिख सकते हैं कि नहीं? यस, दिस V is equal to this V and this V is equal to IR, so हम ये V की जगह IR लिख ले। I into I स्क्वायर, कूल, R अकेला है, T अकेला है, तो हो गया ना H is equal to I स्क्वायर RT, और वही तो हमने डिराइव किया। कैन यू से दिस? H is I स्क्वायर RT, सिंपल। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है हीट का, ठीक है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ हीट। इससे हमें यह समझता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच दैट करंट इज फ्लोइंग। सिंपल है। आप ऑब्वियसली हीट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर बताओगे तब रेजिस्टेंस और टाइम सेम रहना चाहिए। जब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बताओगे तो करंट और टाइम सेम रहना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट। जब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम बताओगे तो करंट और रेजिस्टेंस सेम रहना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो व्हेन यू आर स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, everything else must be constant, everything else should not change, otherwise तो उसका भी तो फैक्टर आ गया ना कहीं। समझ में आ रहा है? तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दिस इज योर फाइनली हीट का फॉर्मूला, और इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को आप याद रखो। इफ यू आर आस्क्ड टू राइट व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप सिंपली ये लिख सकते हो। क्लियर है? नो डिफिकल्टी, राइट? तो आप किसी भी रजिस्टर में से करंट जाएगा
तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी हीट बनेगी, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये रहा, H इज I स्क्वायर RT। कूल, चलो नाउ लेट्स गो अहेड। इतना सारा सीखने के बाद आप इतनी सी चीज का जवाब तो दे ही पाओगे ना। बताइए, फैक्टर्स अपॉन विच द हीट प्रोडक्शन इन रेजिस्टर डिपेंड, कौन से फैक्टर पे हीट प्रोडक्शन डिपेंड करता है। चलो पहले हम पेन से सॉल्व करते हैं। फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे प्रोडक्शन ऑफ हीट ऑफ रेजिस्टर डिपेंड्स, बताइए। टाइम पे डिपेंड करता है, यस इट डिपेंड्स। करंट पे डिपेंड करता है, यस इट डिपेंड्स। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यस इट डिपेंड्स। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, वी हैवंट स्टार्टेड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हियर, ये हमारे के लिए एब्सर्ड ऑप्शन है। तो हीट का फॉर्मूला ही होता है ना I स्क्वायर RT। आई पे डिपेंड करता है, ये आई पे डिपेंड करता है, यहाँ पे है आई, आर पे डिपेंड करता है, यहाँ पे है आर, टी पे डिपेंड करता है, यहाँ पे है टी। सो हम तीनों को ज्वाइन कर देंगे, जो कनेक्टेड कर देंगे, उन जो बबल्स काम के हैं उनको। ओके देखो, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। लेट्स सबमिट दिस। वो इट इज करेक्ट आंसर, है ना, अमेजिंग। चलो, हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर RT जरूर है, लेकिन अगर आपके कनेक्शन में अगर एक से ज्यादा रजिस्टर हो, आप यहां पे देख सकते हो कि आपके पास में एक से ज्यादा रजिस्टर है, 1 2 3, तब आप कौन से रजिस्टर की वैल्यू लोगे, पहले की, दूसरे की या तीसरे की? नहीं ना, कंफ्यूजिंग है ना। तो हम क्या करते हैं, ये R जो है ना वो रेजिस्टेंस एक नहीं लेंगे, पूरे सर्किट का लेंगे, इसीलिए हम रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देंगे। व्हाट विल डू बेटा, हम उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख देंगे। एक रेजिस्टर उसकी अकेले की वैल्यू, 2 रेजिस्टर उनका इक्विवेलेंट निकालो, 3 रेजिस्टर उनका इक्विवेलेंट निकाल के रखो। समझ में आ गया? तो ये R की जगह आप सर्किट का रेजिस्टेंस डालो, विच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इफ दे आर इन सीरीज, सॉल्व इट इन सीरीज, दे आर इन पैरेलल, सॉल्व इट इन पैरेलल, देन पुट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट। समझाना बहुत आसान है। चलो, तो आपको थोड़ा सा तो याद आना चाहिए कि हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखा था। कम ऑन, याद है तो मुझे इस पर्टिकुलर क्विज का जवाब दीजिए। आपको यहाँ पे देखो एक सर्किट ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक सर्किट है, इसमें कैसे लगाया हुआ देख लीजिए, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। ये एक सर्किट है, इसमें कैसे लगाया हुआ देख लीजिए, ठीक है, रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है। नाउ यू हैव टू ड्रैग द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको ऐसे या ऐसे कहीं ना कहीं आपको ड्रैग करना है, जो करेक्ट है तो वहां पे ड्रैग करिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये कौन सा कनेक्शन है, दिस इज विच कनेक्शन, जहां पे 2 पॉइंट के अक्रॉस सारे रेजिस्टर कनेक्टेड हो उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और जहां एंड टू एंड, एक रेजिस्टर एंड हो गया, फिर दूसरा रेजिस्टर आया, फिर उस रेजिस्टर के बाद तीसरा, एंड टू एंड कनेक्शन हो उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। समझ में आ गया? अब तो आपके लिए इजी है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज। सीरीज में सिंपल एडिशन होता है, अलजेब्रिक एडिशन। पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इवन मैंने तो आपको ऑप्शन में ही हिंट दे दी थी, P और S लिख के। एनी चीज आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। चलो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते, मुझे लगता है ये सीरीज है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, इसलिए रख दिया हमने इक्वेशन। मुझे लगता है ये पैरेलल है, ये भी रख दिया। क्या आपको भी ये लगता है? चलो सबमिट करके देखते ना। वो इट इज करेक्ट आंसर, अमेजिंग। चलिए, तो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला इज सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। पैरेलल के लिए 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैंने आप लोगों को जब हम सीरीज और पैरेलल सीख रहे थे तो कुछ शॉर्टकट्स भी होता है। पैरेलल के फॉर्मूला डिफिकल्ट है ना बेटा, तो इनको सॉल्व करने का मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया हुआ है। आपको अगर ये शॉर्टकट जानना है, मेरा वो सेशन अभी के अभी जाके देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और हमारी चैनल पे सारे के सारे सेशन देखिए बेटा, मजेदार है। और अगर आपको वो ट्रिक पता है, मैंने आपको 2 रेजिस्टेंस होते हैं जो पैरेलल में, उनका इक्विवेलेंट निकालने का एक शॉर्टकट बताया था वो। फिर जब दोनों रेजिस्टर पैरेलल में सेम वैल्यू के होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उसका एक शॉर्टकट बताया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में यही मैसेज करो, है ना। चलो आंसर करते हैं इस पर्टिकुलर क्विज को। लेट्स आंसर दिस क्विज। करंट इज डबल्ड एंड रेजिस्टेंस इज हाफ, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो हीट के साथ क्या होगा, जब आप करंट को डबल करोगे तो करंट को डबल करने से उसका स्क्वायर भी होने वाला है, तो 4I हो जाएगा। I की जगह जब 2I जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4
I का स्क्वायर I स्क्वायर, और रेजिस्टेंस इज हाफ, तो R की जगह R/2 रखेंगे, तो ये 2 और ये 4 कैंसिल होके 2 बचेगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हीट इन द रेजिस्टर इंक्रीजेस 2 टाइम्स। देखो 2 बच गया ना, तो इंक्रीजेस 2 टाइम्स, तो A के लिए P। फिर करंट इज हाफ, A के लिए P तो हमने मार्क कर लिया, करंट इज हाफ एंड रेजिस्टेंस इज डबल्ड, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। मुझे बताइए करंट को हाफ कर दोगे, करंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो I का स्क्वायर I स्क्वायर रहेगा, हाफ का स्क्वायर 4 का 4 बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर ना, समझ में आ गया कि नहीं। I/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, I स्क्वायर बाई 4, है ना। तो I स्क्वायर बाई 4, रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो R की जगह 2R, ये 2 और ये 4 कैंसिल होके नीचे 2, तो 1/2 बच गया, मतलब हाफ हो जाएगा, यानी कि B के लिए आ जाएगा Q। सिंपल है, लेट्स सिलेक्ट इट एंड सबमिट इट। ओहो, इट इज करेक्ट आंसर, अमेजिंग। आपको यहाँ पे पूरा सोल्यूशन दिख रहा है। इट इज द सेम वे हम एमसीक्यू में थोड़ा सा डायरेक्ट करने की ट्राई करते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन बढ़ जाए, ठीक है। तो ये है, इफ द करंट ऑफ 1 एम्पियर, इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पासेस थ्रू रेजिस्टर ऑफ द वैल्यू 1 and 2 इन सीरीज, वो 1 ओहम है, 2 ओहम है, जब उनको सीरीज में लगा दोगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओहम हो जाएगा। वेरी नाइस, सीरीज में लगा इसलिए। टाइम इज 5 सेकेंड, तो टाइम की वैल्यू कितनी है, 5 सेकेंड। ही करंट कितना है भाई, करंट इज I इज 1 एम्पियर। बताइए हीट प्रोड्यूस, बहुत सिंपल है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इतने सिंपल नंबर दे रहे कि हम अभी पहले दूसरे में ऐसा लगता है ये सब क्वेश्चंस देके, I की वैल्यू रखो, R की वैल्यू रखो, T की वैल्यू रखो, सब्स्टिट्यूट करो, तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, यहाँ पे R 3 है, फिर यहाँ पे T 5 है, तो मुझे होता है 1 का स्क्वायर 1, 3 का 3 इंटू 5 15, तो हो गया ना 15। हीट है ना, हीट इज मेजर्ड इन जूल और कैलोरी और सम यूनिट, बट अभी हम उसको हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं, तो उसको जूल में लिखेंगे। देखो ये रहा 15 जूल। सबमिट करते हैं, कूल, इट इज करेक्ट आंसर। समझा कि नहीं कि हीट को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, H इज I स्क्वायर RT। करंट से, करंट के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन तीनों फैक्टर्स को याद रखो, जितना ज्यादा टाइम आप करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा वो मटेरियल हीटअप होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा वो मटेरियल हीटअप होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा वो मटेरियल हीटअप होगा। एंड दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यू हैव द फॉर्मूला ऑफ हीट व्हिच इज I स्क्वायर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू टाइम। समझा कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है उसको समझना। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमें ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए, है कि नहीं, ताकि जो भी हमारे घर पे हर महीने बिल आता है हमें पता ही नहीं कि कितना आ रहा है, कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उसका मतलब क्या भाई। साइंस पढ़ने का मतलब यही है कि आपको रियल लाइफ में जो भी चीज़ें होती है उनके पीछे का साइंस पता हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस स्टूडेंट एंड नॉन साइंस स्टूडेंट। एनी विच वेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डू वी कैलकुलेट पावर, डू वी कैलकुलेट एनर्जी। एनर्जी का कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है या पावर का कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है। हमारे लाइट बिल में क्या कैलकुलेट करके दिया जाता है बताइए, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। तो हम जब भी टीवी देखते हैं या रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, एयर कंडीशनर यूज करते हैं, कुकिंग का सामान यूज करते हैं, कोई भी माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं, हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, उनको चार्ज करते हैं, इन सारे केसेस में हम एक्चुअली एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं से हमारे पास एनर्जी आ रही है, वी आर यूजिंग दैट एनर्जी, और उस एनर्जी को जो हम यूज कर रहे हैं उसी का हमें बिल भरना होता है। तो हमारे घर पे क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी आता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमारे घर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजा जाता है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम काफ़ी अलग अलग अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट इन टीवी, यूज़ इट इन रेफ्रिजरेटर, वी यूज़ इट इन ओवन, वी यूज़ इट इन एयर कंडीशनर, एवरीवेयर। हम पूरे घर में लाइट से, फैन से, हर एक छोटी से छोटी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते हैं ना। तो हम जब भी देखते हैं तो करंट हमारे घर पे जब फ्लो करता है तो यानी कि चार्ज मूव कर रहे हैं।
जब भी करंट फ्लो करता है चार्ज पास करता है, चार्ज मूव करता है। किन में से मूव करता है? रेजिस्टर में से मूव करता है। अब आप बोलोगे सर हमारे घर पे तो टीवी है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर, रेजिस्टर तो नहीं है। बेटा एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज सम रेजिस्टेंस। इफ यू, आपका काम है टीवी देखना, लेकिन टीवी के अंदर जो चल रहा है वो काम तो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। सो इट इज अ रेजिस्टेंस फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तो वही है भाई, मेरे को जाके यहाँ एनर्जी लूज करना है। फॉर इलेक्ट्रॉन दैट इज व्हाट, इट इज अ रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? और इवन इफ आप कोई भी अप्लायंसेस ले लो, उनमें रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते ही होते हैं। तो जब भी चार्ज पास करता है किसी भी रेजिस्टर में से, तो पावर जो होता है ना, जो हम जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे हम कुछ एनर्जी लेके देते हैं। पावर डज वर्क ऑन इट, और यही जो वर्क होता है वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में होता है, और वही एनर्जी हम, हमारा जो डिवाइस है उसको कंज्यूम कर रहा है, और उसी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी से हमें टीवी स्क्रीन के ऊपर सब विजुअल्स दिखते हैं, हमारे फ्रिज के अंदर सामान ठंडा हो जाता है, माइक्रोवेव या तो फिर इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर सामान गर्म हो जाता है। ये सब होता तब है जब एनर्जी आएगी, कंज्यूम होगी, तब हम उस एनर्जी को जो यूज करते ना, तो पावर सोर्स ने जो एनर्जी लूज कर दी, जो हमने कंज्यूम कर ली, उसी का तो हम बिल पे करते हैं। सो वी पे फॉर द एनर्जी लॉस्ट बाय द पावर सोर्स। पावर सोर्स ने कितनी एनर्जी यूज कर दी, लॉस कर दी, उसका हम बिल पे करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो पावर सोर्स जो एनर्जी लूज करता है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं। काफी बार हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट भी करते हैं। हम काफी बार बस लाइट्स ऑन रख के चले जाते हैं, तो उस वक्त में हमने कंज्यूम नहीं की, हमने इसको यूज नहीं की, बट पावर सोर्स ने तो लूज की ना, तो आपको उसका भी बिल लगता है ना। तो याद रखेंगे, वी पे फॉर एनर्जी लॉस्ट बाय पावर सोर्स, है ना। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स या करंट फ्लो करेगा किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस से, तो आपको उसमें एनर्जी जो लूज हुई, पावर सोर्स ने, ये पावर सोर्स है, इस पावर सोर्स ने जो एनर्जी लूज कर दी इस रेजिस्टर के अक्रॉस, उस एनर्जी लॉस्ट का भुगतान करना पड़ता है, बिल भरना पड़ता है। समझ में आ गया क्या होता है? तो थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। द एनर्जी लॉस्ट बाय पावर सोर्स इज पावर इनटू टाइम। बहुत सिंपल है, हमने अभी देखा था एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। ये फॉर्मूला तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको रिवाइज करा। एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदने जाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम योर टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, हर किसी के ऊपर उसका पावर लिखा होता है। कल मैंने आपको दिखाया था लास्ट सेशन में, उसमें लिखा हुआ था कि पावर इज दिस मच, 100 वॉट, है ना। तो पावर हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के ऊपर मेंशन्ड होता है। वो पावर को आप कितने समय तक यूज करो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी, कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली। समझ में आ गया? अगर मैंने यहां कहीं लिखा हुआ है कि मेरे पास एक बल्ब है जो 1000 वॉट यूज कर रहा है पावर, और वो हमने 1 घंटे के लिए यूज किया, तो 1000 वॉट को 1 किलो वॉट बोलेंगे और आवर को आवर लिखेंगे। तो हमने एनर्जी जो कंज्यूम की वो 1 किलोवाट आवर है। अगर 1 किलोवाट के पावर वाला बल्ब हमने 1 घंटे तक चलाया, 1 किलोवाट के पावर वाला बल्ब 1 घंटे तक चलाया, तो हमने जो एनर्जी कंज्यूम की वो हो गई 1 किलोवाट आवर। अगर ऐसे 2 बल्ब जलाए 1 घंटे के लिए तो हो गई 2 किलोवाट आवर। अगर हमने 3 बल्ब जलाए 1 घंटे के लिए तो हो गया 3 किलोवाट आवर। अगर एक ही बल्ब हमने 3 घंटे के लिए चलाया तो भी तो हो गया ना 3 किलोवाट आवर। समझ में आ गया? तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, सिंपल है। व्हाट इज पावर बेटा? पावर, व्हाट इज एनर्जी? इट इज पावर इनटू टाइम, है ना। तो एनर्जी लॉस्ट इज पावर इनटू टाइम। एनर्जी लॉस्ट बाय whom? पावर सोर्स। सिंपल, वेरी नाइस। लेट्स गो अहेड। हमने पावर के वैसे कई फॉर्मूले देखे। ये फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट, जब आपको रेजिस्टेंस यूज नहीं करना हो। ये फॉर्मूला है वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, जब आपको करंट यूज नहीं करना हो। ये फॉर्मूला है I²R, जब आपको वोल्टेज यूज नहीं करना हो। तो ये 3 आपके पास फॉर्मूले हैं अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप यूज कर सकते हो कि कौन सी चीज कांस्टेंट रह रही है। तो जो चीज आपको यूज नहीं करनी उसके हिसाब से रखो, या फिर जो चीज कांस्टेंट रह रही है उस हिसाब से रखो। तो आप ये तीनों फॉर्मूला को यूज कर सकते हो अगर आप प्रॉपर सिचुएशन के हिसाब से यूज करो कि एक ही रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, उसी के अक्रॉस का करंट, फिर आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, यू विल ऑलवेज गेट द राइट आंसर। डोंट वरी अबाउट दैट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो वोल्टेज है वो रेजिस्टर का लिया लेकिन करंट दूसरे का ले लिया, ऐसा नहीं। उसी रेजिस्टर का, उसी का वोल्टेज, उसी का करंट अगर यूज करोगे तो तीनों फॉर्मूला से सॉल्व करो, आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम।
हाउ कैन फिजिक्स बी रॉन्ग? नो ना, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पावर के अलग अलग फॉर्मूले हैं और एनर्जी का फॉर्मूला इज पावर इनटू टाइम। आप चाहो तो ये एनर्जी के फॉर्मूला में पावर के अलग अलग वैल्यूज सब रख सकते हो, तो वी आई रख दोगे पावर की जगह और टी का टी। आप चाहो तो एनर्जी के फॉर्मूले में यहाँ पे रख सकते हो वी स्क्वायर बाय आर और टाइम का टाइम। आप चाहो तो एनर्जी के फॉर्मूले में रख सकते हो आई स्क्वायर आर और टाइम का टाइम। सिंपल है। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास हो गए एनर्जी कंज्यूम्ड के, ठीक है। याद रखेंगे हम इसको, बहुत आसान है। अब हमारे घर में हम क्या सिर्फ एक ही लाइट बल्ब यूज करते क्या? नहीं, वी यूज मैनी चीज, हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, वी यूज मैनी थिंग्स, हम बहुत अलग अलग अप्लायंसेस यूज करते हैं, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए उनको अलग अलग रजिस्टर के नाम से रख देते हैं, है ना। वी डोंट केयर कि अभी वो हमें हवा दे रहा है, वो हमें लाइट दे रहा है, वो हमें चीजें गर्म करके दे रहा है, वो हमें चीजें ठंडी करके दे रहा है, हमें उनके एप्लीकेशन से फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ चाहिए कि वो डिवाइस का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, यहां पे उनके रेजिस्टेंस को हमने रख दिया। और हमारे घर में कौन सा कनेक्शन यूज होता है? पैरेलल। तो हमने पावर सोर्स से इन सारे के सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, है कि नहीं। तो यहां पावर सोर्स का वोल्टेज V है, बिकॉज दिस आर इन पैरेलल, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर विल आल्सो बी V, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर विल आल्सो बी V, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर विल आल्सो बी V, बिकॉज ऑल दिस थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू द सेम पावर सोर्स डायरेक्टली, है कि नहीं। दे आर इन पैरेलल, तो वोल्टेज रिमेन सेम। पहले के अक्रॉस करंट जा रहा है I1, दूसरे के अक्रॉस करंट जा रहा है I2, तीसरे के अक्रॉस करंट जा रहा है I3। हम एक काम करते हैं, इसको रेजिस्टेंस 1 बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस 2 बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस 3 बोलते हैं। हम जितने टाइम के लिए पहले वाले डिवाइस को यूज करेंगे उसका टाइम T1, जितने टाइम के लिए दूसरे डिवाइस को यूज करेंगे उसका टाइम T2, जितने टाइम के लिए तीसरे डिवाइस को यूज करेंगे उसका टाइम T3। हम चाहे तो लाइट ज्यादा देर तक यूज कर सकते हैं, फैन कम देर तक यूज कर सकते हैं, वो तो हमारी इच्छा है ना। तो हम स्विच ऑन स्विच ऑफ करके जिस भी पर्टिकुलर डिवाइस को जितने समय के लिए यूज करना है उसके लिए उतना टाइम हमने मेंशन कर दिया। नाउ व्हाट इफ वी वांट टू कैलकुलेट दी पावर? हम तीनों का पावर कैलकुलेट करें तो पावर 1 क्या हो जाएगा? इसके अक्रॉस का वोल्टेज, उसके अक्रॉस का करंट, तो V इंटू I1। पावर 2 क्या हो जाएगा? इसके अक्रॉस का वोल्टेज विच इज V, इसके अक्रॉस का करंट विच इज I2, है ना। पावर अक्रॉस रेजिस्टर 3 विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दैट, करंट अक्रॉस दैट, तो V I3। सिंपल है। अभी अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो बहुत आसान है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, है कि नहीं। एनर्जी 1 क्या हो गया? पावर 1 इंटू टाइम 1, क्योंकि हमने फर्स्ट डिवाइस कितने टाइम के लिए यूज किया है? T1 के लिए। तो फर्स्ट डिवाइस हमने यूज किया है T1 टाइम के लिए, तो इसलिए हमने लिखा एनर्जी 1 इज पावर 1 इंटू टाइम 1। पावर 1 की वैल्यू VI1, तो यहां पे VI1 इंटू टाइम 1। सिमिलरली E2 विल बी VI2 T2, E3 विल बी VI3 T3। सिंपल है। अभी ये तो इसने कितना यूज किया, इतने किसने एनर्जी यूज किया, इसने कितना एनर्जी यूज किया, वो हमने निकाला। बट क्या हम इंडिविजुअल का बिल भरेंगे? नहीं, हम सबका साथ में बिल भरेंगे। तो फाइनली अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी हो तो क्या करेंगे? कम ऑन प्लीज टेल मी। सिंपली ऐड कर देंगे ना। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम विल बी इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर एक डिवाइस का एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ उसका सिंपल एडिशन कर दो। दैट इज व्हाट योर टोटल एनर्जी कंजम्पशन इज। इजी, आसान है। इसके बेस्ड काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, आना चाहिए आपको। हम जो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते तो उसकी बात एक बार कर लेते हैं। हम एक यूनिट प्राइस सेट कर देते हैं कि इतना आपने एनर्जी यूज किया ना तो इतना बिल भरने का। हम एक यूनिट का समझ लो 5 रुपया रख देते हैं। तो हम एक यूनिट यूज करेंगे, एक यूनिट कितना है वो हम डिफाइन कर लेंगे कहीं, बट एक यूनिट यूज करेंगे तो 5 रुपया। 10 यूनिट का यूज करोगे तो 50 रुपया। समझ में आ गया? 2 यूनिट यूज करोगे तो कितना होगा? कम ऑन, 10 रुपया होगा, क्योंकि एक यूनिट का 5 रुपया है, 2 यूनिट का 10 रुपया होगा, 10 यूनिट का 50 रुपया होगा। एज सिंपल एज दैट। बस हमें इतना सा करना है। तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट कुछ सेट कर देते हैं, इतना एनर्जी का 5 रुपया। तो उस उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोल देंगे यूनिट। क्या बोलेंगे? यूनिट। याद रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगा? टोटल यूनिट्स ऑफ एनर्जी यूज्ड पर यूनिट प्राइस। समझ में आ गया? तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? E इंटू यू। क्या हो गई? E इंटू यू। E क्या है? एनर्जी, कितना आपने एनर्जी यूज किया। U क्या है? एक यूनिट का प्राइस। सिंपल। वापस देखें, यहां पे बता देता हूं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? टोटल यूनिट्स ऑफ एनर्जी यूज, टोटल यूनिट्स ऑफ एनर्जी यूज, कितना एनर्जी यूज किया आपने, इनटू एक यूनिट का प्राइस, इनटू एक यूनिट का प्राइस। एज सिंपल एज दैट।
सिंपल ना। तो हम यहाँ पे एनर्जी को, एक यूनिट एनर्जी किसको बोलते हैं और एक यूनिट प्राइस क्या होती है, उसको थोड़ा यूनिट्स के साथ में उसके समझे, ठीक है। डोमेस्टिक यूज के लिए हमारे घर पे जो भी पावर आता है वो किलोवाट में होता है। कोई भी हमारे घर पे जो पावर आता है वो किलोवाट में होता है। हम यूजुअली जो पावर कंज्यूम करते हैं वो डिवाइसेस भी किलोवाट में पावर कंज्यूम करते हैं। मैंने आपको समझाया था जब मैं पावर पढ़ा रहा था कि हम क्यों वॉट को यूज नहीं करके किलोवाट यूज कर रहे हैं। एनी विच वेज दैट इज नॉट द डिस्कशन फॉर नाउ। टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं आवर्स में। सोचो हम सेकंड्स में नहीं कैलकुलेट कर सकते, एक दिन में कितनी सारे सेकंड्स होती है। सो वी कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ आवर्स ताकि सबके लिए ईजी रहे। एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगी, किलोवाट आवर, क्योंकि एनर्जी का यूनिट इज व्हाट, पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट क्या है बेटा, किलोवाट। टाइम का यूनिट क्या है, आवर। तो यहां पे हम सिंपली किलोवाट आवर ऐसा लिख लेंगे। समझ में आ गया। तो एनर्जी का यूनिट हो गया किलोवाट आवर, एज सिंपल एज दैट। एक एनर्जी का यूनिट हो गया किलोवाट आवर। तो अगर मैं बोलूं 1 किलोवाट आवर इतना एनर्जी है, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली जूल्स में कितनी एनर्जी है लिखूं तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स है। ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूं। और जब मैं इतने जूल्स एनर्जी यूज कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा मैंने 1 किलोवाट आवर यूज किया, और इसी को मैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल दूंगा, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी बोल दूंगा। अब मैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल का डबल एनर्जी यूज कर रहा हूं, तो मैंने 2 यूनिट यूज कर लिया और मुझे 2 यूनिट का खर्चा आएगा। अगर 1 यूनिट का 5 रुपया तो 2 यूनिट का 10 रुपया हो जाएगा। समझा कि नहीं। तो इतना ही सिंपल है, एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू पर यूनिट प्राइस। आपको इसके बेस बहुत सारे सवाल आ सकते हैं और आपको उन सवाल को अच्छे से अटेम्प्ट भी करना है। चलो एक छोटा सा बढ़िया सा क्विज है, हमें कनेक्ट करना है जो रिलेटेड बबल्स हैं। लेट्स कनेक्ट देम। पावर कंज्यूम किस में यूज होता है, पावर किस में कंज्यूम होता है, किलोवाट में, उसका यूनिट किलोवाट है। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज, आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की तो किलोवाट आवर ऑब्वियसली। द कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट तो रुपीज में पे करते हो, लेकिन एक प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, तो प्राइस क्या होगा बेटा, किलोवाट आवर में कितना यूनिट जला पर किलोवाट आवर। समझा, एक यूनिट का इतना रुपया डिवाइडेड बाई इतना किलोवाट आवर। तो चलिए कैलकुलेट कर इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिस, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड kilowatt hour, power consumed kilowatt, total cost of electricity in rupees, obviously total cost na finally. Whoa, it is correct answer. Now let's go for the next question, and here's the next question, and probably the last one, second last one I guess. Let's see, cost of electricity consumed is what, cost of electricity consumed किसके ऊपर होती है, पावर पे नहीं, यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक, ऑब्वियसली कितना यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया और मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट का प्राइस। वोल्टेज ऑफ पावर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट प्राइस, वोल्टेज को मल्टीप्लाई नहीं करते भाई हम, करंट फ्लोइंग थ्रू द अप्लायंसेस मल्टीप्लाइड बाय द करंट से भी ऐसे डायरेक्टली नहीं करते। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। समझा कि नहीं, लास्ट है कि नहीं, अमेजिंग। तो हाउ वाज इट लास्ट क्वेश्चन, एनी विच वेज। तो मज़ा आ गया आपके साथ में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, उसको सीख के। ये हमारी समरी है कि हम हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में। हमारे घर पे जो बिल आता है उसमें एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स ऑफ एनर्जी होती है। जब आप इतना एक बार यूज कर लो उसको 1 यूनिट यूज किया बोलते हैं, 10 बार इतना यूज कर लो तो 10 यूनिट यूज किया ऐसा बोलते हैं। 1 यूनिट का कुछ प्राइस रख दो और उसके जितने यूनिट आप यूज करो उससे मल्टीप्लाई कर दो, एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान है कि नहीं। तो इसके बेस्ड आप अपने घर पे जो भी आपको अगले महीने का या ये लास्ट मंथ का आपको लाइट बिल आया होगा, वो लाइट बिल में से मुझे बताइए कि आपने पूरे पिछले महीने में कितनी एनर्जी कंज्यूम की थी, है कि नहीं। आपका ये बारी है अभी कमेंट करने का। आप अपना लाइट बिल उठाइए, एक छोटी सी एक्सरसाइज करिए, उसमें से पता करिए कि आपने पिछले महीने में कितने किलोवाट आवर यूज किया है। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ। और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक छोटा सा एक और सवाल का जवाब देना है। व्हाट आर दी वेज टू सेव कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी यूज। आपने कौन सा ऐसा तरीका यूज किया जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बचा पाते हो। मैंने आपको बताया वी डोंट पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज ओनली, हम उसके लिए भी पे करते हैं जो हम लॉस करते हैं। हम लाइट चालू रख के चले जाए
तो वो हम एक्चुअली में फिर भी उसका बिल भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पावर सोर्स ने तो उस एनर्जी को लॉस कर दिया ना, हमने उसको यूज किया कि नहीं किया वो डिफरेंट मैटर है। तो आपने कौन सा ऐसा तरीका यूज किया है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बचा पाए, और आप एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बचा कर पैसा नहीं बचा रहे हो, दुनिया में एनर्जी भी बचा रहे हो। समझ में? बहुत यूजफुल है है ना? कमेंट करके अभी बताओ। एनी विच वेज, आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है जहां पे आपको सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आपको कुछ भी पे नहीं करना। आप सिर्फ एमबाइब ऐप डाउनलोड करो, जो बुक चाहिए वो एक्सेस करो, जो टॉपिक चाहिए वो सीखो वहां से, और सारे के सारे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के जाके, और टेस्ट अटेम्प्ट करो। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट क्रिएट करके देगा, और हमारा अचीव करके जो एक यूनिक सा फीचर है वो आपको आपके टेस्ट के लिए गोल सेट करने में हेल्प करेगा, और उस पर्टिकुलर गोल सेट करने में आप क्या क्या करोगे आपको पूरा जर्नी बताएगा। आपको ये लेक्चर देखना है, आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एवरीथिंग, है ना? और हमारे सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक इज गिवन हियर, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। देखो वहां पे हम काफी सारे क्विजेस भी डालते हैं, यू कैन अटेम्प्ट दोस क्विजेस, और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। एनी विच वेज, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग टिल द एंड। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी कभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.